वेलकम टू होमी विजन। इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है और इस सीरीज में मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें कि हमारा टारगेट क्या है, डीआरडीओ, इसरो या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या कोई भी टेक्निकल एग्जाम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का हो। इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखिए क्या हुआ था कि मेरे डिवाइस की जो है स्क्रीन खराब हो गई थी, इस वजह से मैं लास्ट 10 डेज से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। अगर ये 10 डेज नहीं गया होता बीच में, तो मैं कम से कम 8 वीडियो और डाल देता और 8 वीडियो में आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते और बहुत मदद मिल जाती। मैंने बोला था कि आपको मैं 3 महीने में कम से कम 5,000 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन क्या हुआ कि 1 महीने में मैं आपको करीब 300 क्वेश्चन ही करा पाया। 1 महीने लास्ट जो मंथ बीता है उसमें करीब मैंने 14 वीडियो डाली है। उसमें आपका एवरी वीडियो में आपका 25 क्वेश्चन है, तो आपके काफ़ी ये फायदेमंद है। लेकिन क्या हुआ कि एग्जाम जल्दी ही आ गया, इस वजह से आपको और वीडियो नहीं डाल पाया। तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम की तैयारी करें। आपको देखिए आपको करना क्या है, अगर आप जॉब जॉब मिल जाती है, निश्चित है मिल ही जाएगी। तो देखिए अगर आप जॉब करेंगे तो आपको आपको 8.5 घंटे ड्यूटी देनी ही देनी है, क्योंकि इससे कम ड्यूटी कहीं पे भी नहीं है। डीआरडीओ में आपको जॉब मिलने के बाद आपको 8.5 आवर जॉब करना है। तो आपको तैयारी में क्या करना है कि अगर 8.5 घंटे आप जॉब वहाँ करते हैं, तो यही तैयारी आप समझिए कि आपको रूम पे करनी है। तो 8.5 घंटे में से आप कम से कम 5 घंटे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करिए। केवल वीडियो से नहीं, आपको बुक से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 घंटे सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब आप 300 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी जो बचे हुए दिन है, आज है 5 तारीख, और 5 तारीख के बाद जो आप 5 जनवरी है आज, 5 तारीख से लेके आपको 13 तारीख के बीच में काफी दिन है। और अगर आप 5 5 10 3 13 8 दिन है, और एक दिन में अगर आप 300 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपके पास क्या होगा कि कम से कम 8 3 24 2,000 या 2,500 क्वेश्चन के बीच आ जाएगा। इसमें मैं आपको बताया हूँ कि आप 5 से 5.5 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करिए। कम से कम 300 या उससे भी ज्यादा क्वेश्चन हो, इससे कम तो कतई ना हो। और 300 क्वेश्चन में क्या हो, 100 क्वेश्चन आप अलग अलग सब्जेक्ट के सॉल्व करिए, या 50 50 क्वेश्चन करिए, 4 से 5 सब्जेक्ट सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, केवल थ्योरी पढ़ेंगे, तो कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होगा और एग्जाम में आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और वहाँ पे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। बाकी जो बचे 3 घंटे, उस 3 घंटे में आपको थियरी पढ़नी है, थियरी। ठीक है, 3 घंटे में थियरी पढ़नी है और 5 से 5.5 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। और एक बात और, जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बधाई हो और कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो हार ना माने। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ठीक है, आप लगातार लगे रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अगर हम कोई चीज़ नया डिजाइन करते हैं, मैं आपको एक सैंपल के थ्रू समझा रहा हूँ। अगर हम कोई चीज़ नया डिजाइन करते हैं, जैसे कि एक बार फ्रिज बनानी हुई हम लोग को, पहली बार जब फ्रिज बनाई गई होगी, तो क्या होगा, पहली बार फ्रिज बनाने में क्या हुआ, कंडेंसर बनाया गया होगा, आगे की डिवाइस बनाई गई होगी, फिर थर्मोस्टेट बनाया गया होगा जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करता है उसका, फिर उसकी स्विच बनाया गया होगा। इस तरह करते 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 कम से कम जाके 10 साल में जाके वो फ्रिज बनी होगी। लेकिन ये रिसर्च है, और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका 1 साल या 1.5 ईयर इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा सिलेक्शन में। 1 साल, 2 साल, 3 साल इतना समय लगता है। लेकिन अगर आपको पिछला समय बीत चुका है, 1 साल 1.5 साल, तो आपके अंदर तैयारी आ चुकी है। बस आपको एक थ्रेशोल्ड लेवल है, यहाँ तक पहुंचना है। केवल इस थ्रेशोल्ड लेवल को ट्रिगर करना है। जैसे ही ट्रिगर कर जाएंगे, आप पहुंच पहुंच जाएंगे और आपके पास जॉब होगी। तो इस लेवल तक आप कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं, थोड़ा ही यहाँ तक है। और ऐसा हुआ होगा कि आप 1 2 एग्जाम क्लियर किए होंगे, लेकिन बस फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो पहुंच जाएंगे। बस आपको करना क्या है, कंटिन्यू मेहनत करना है। अगर डीआरडीओ में नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे एग्जाम है, उसकी तैयारी करिए। ठीक है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का काफी रिक्रूटमेंट आने वाला है। साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल पे कम से कम 500 रिक्रूटमेंट आने वाली है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की करीब 100 सीट होगी। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिला के आप 150 सीट मान लीजिए। 150 सीट बोल रहा हूँ यहाँ पे, ढाई मतलब 1500 लिख गया, 150 सीट। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने एक नोटिस जारी किया था, उसमें था कि करीब 510 लोग चाहिए उनको साइंटिफिक असिस्टेंट, वो भी 2023 और 24 के बीच में। क्यों? क्योंकि 24 में देखिए इलेक्शन भी होने वाला है, तो इस वजह से 2023 के और 24 के पहले ही, इलेक्शन से जस्ट पहले ही रिक्रूटमेंट करा ली जाएगी। और 500 साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए उसने बोला था कि 500 साइंटिफिक असिस्टेंट चाहिए, तो उसमें कम से कम 100 या 150, 150 इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के मानिए। ठीक है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A NAND गेट इज इक्विवेलेंट टू एन OR गेट विथ इट्स इनपुट इन्वर्टेड। देखिए हमारे पास कह रहा है कि, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ए NOR गेट इज इक्विवेलेंट टू एन AND गेट विथ इट्स इनपुट इन्वर्टेड। ठीक है, इनमें से बताना है हमें। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, a NAND गेट इज इक्विवेलेंट टू एन OR गेट with its output is inverted। ठीक है, a NOR gate is equivalent to an AND gate with its output inverted। ठीक है, which of these statements are correct। तो हमें बताना है इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है।
तो पहला ऑप्शन है हमारा, देखिए इसको जब पेपर में आप करेंगे ना तो आपको बड़ी जल्दी जल्दी करना होगा। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ और सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी आप जब पेपर में करेंगे तो आपको अकेले करना रहता है। इसी क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू एन और गेट विथ इट्स इनपुट इन्वर्टेड। देखिए नैंड गेट है ना, इसका जो आउटपुट आएगा वो और गेट के इक्वल आएगा। कब? जब हम इसके इनपुट को इन्वर्ट कर दें। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। इसका जो आउटपुट आना चाहिए ये y इक्वल टू ए प्लस बी आना चाहिए, है ना। जबकि नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, नैंड गेट है ये हमारा ए, ये है बी। आउटपुट हमारा जो y होगा वो होगा ए डॉट बी का बार। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये आना चाहिए ए प्लस बी। कब? जब हम इसके इनपुट को इन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो आएगा वो होगा ए बार, यहाँ पे आएगा बी बार। यहाँ पे जस्ट इन्वर्टेड से जस्ट पहले क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार। ठीक है, अब इन्वर्टर कर देंगे तो क्या होगा, इसके भी बार लग जाएगा, यानी y इक्वल टू ए बार डॉट बी बार का बार, टोटल का बार। ठीक है, अब देखिए एक डिमॉर्गन थ्योरम होती है, उसमें क्या होता है, ए प्लस बी का अगर बार है तो उसको हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार, और अगर ए डॉट बी का बार है तो उसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। ठीक है, यहाँ वाले को क्या लिखेंगे, देखिए आप यहाँ वाले को लिखेंगे y इक्वल टू ए, पहले से जो बार था वो, ये ऊपर वाले बार को जो दो भाग में यहाँ पे डिवाइड किए सेकेंड लॉ से, वो क्या होगा, ये आया प्लस बी बार, फिर से एक बार, ये देखिए इसके थ्रू किए हैं हमने, सेकेंड वाले के थ्रू। ठीक है, देखिए अब इसका क्या होगा, देखिए अगर हमारे पास ए जो वेरिएबल है वो दो ही ऑप्शन है डिजिटल लॉजिक में, या तो 0 होगा या 1 होगा। देखिए अगर ए हमारा अभी 0 है, फिर इसका हमने बार किया तो क्या होगा, 1 होगा। इसका भी बार कर दिया तो क्या होगा, फिर से 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग में था 0, अगर इसी को हम 2 बार बार कर देंगे तो फिर से 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है ए के ऊपर डबल बार है, बी के ऊपर डबल बार है, तो ये हट जाएगा। ये आ जाएगा क्या आपका, ए प्लस बी। तो यही आपसे हमसे पूछा था कि इसमें मतलब पहला ऑप्शन सही है, ये सही है। मतलब अ नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू एन और गेट विथ इट्स इनपुट इन्वर्टेड। अगर इनपुट को हम इन्वर्ट कर देंगे तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा और गेट के। इसी तरह दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, अ नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू एन एंड गेट। ठीक है, देखिए ये नॉर गेट है हमारे पास, हमने और बना दिया और इसको इनपुट को इन्वर्ट कर दिया, एक दूसरे इनपुट को भी इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने जो नॉर के पास यहाँ पे एक डॉट लगता है, उस डॉट को ना लगा के हमने एक पूरा एक नैंड गेट लगा दिया सॉल्व करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। देखिए ए बी, यहाँ पे क्या आएगा आपका ए बार, यहाँ पे क्या आएगा आपका बी बार, यहाँ पे क्या आएगा ए बार प्लस बी बार। ठीक है, यहाँ पे फाइनल आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार का बार। ठीक है, देखिए पहला वाला थ्योरम यहाँ पे काम करेगा। ए प्लस बी का अगर बार है तो ए का बार डॉट बी का बार, तो यहाँ वाले में क्या आ जाएगा आपका आउटपुट, ए डबल बार इंटू बी डबल बार। ठीक है, तो यही अभी आपको बताया यहाँ पे जस्ट ये कि अगर किसी चीज की डबल बार है तो वही एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है हमारी, यानी ए इंटू बी। ठीक है, तो यही हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक है। तो ऑप्शन सही क्या है, ए और बी, मतलब एक और दो दोनों सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए। देखिए सभी में दो दो ऑप्शन दिया है, तो इसका हमको दोनों ऑप्शन सही मिल गए। अब और दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे टिक कर दिया, नहीं तो हम पहले पूरा सॉल्व करते तब टिक करते। तो इस समय हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द आउटपुट y ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर इज। देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास नॉर गेट है। तो देखिए हम दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहले हम नॉर गेट बना लेते हैं। ये है हमारे पास नॉर गेट, इस नॉर गेट में हमने जो ये यहाँ पे नॉर का डॉट लगा हुआ है, ये एंड एक्चुअली ये नॉट गेट होता है। यहाँ पे सिर्फ हम इसे बबल से दिखाते हैं। तो हमने क्या किया है, पूरे सर्किट दिखा दिया है। तो देखिए ये हमने दोनों शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे ए दे दिया। ठीक है, तो देखिए ए देंगे दोनों पे ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ए बार आएगा फाइनल यहाँ पे आउटपुट में। तो वाई हमेशा क्या होगा, इनपुट का जो भी इनपुट होगा उसका बार होगा। इसका मतलब क्या है, अगर इनपुट में हम 0 देंगे तो आउटपुट 1 आएगा, और अगर इनपुट में 1 देंगे तो आउटपुट 0 आएगा। हमेशा इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नैंड ऑपरेशन विथ एक्स एंड वाई इनपुट इज। देखिए हमारे पास एक नैंड गेट है, नैंड गेट के हमने क्या किया है कि जो आगे बबल लगा रहा था उसको हमने और आगे करके आपको नॉट गेट बना के दिखा दिया है। एक इनपुट है हमारा एक्स और एक इनपुट है वाई। तो कह रहा है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। देखिए एक्चुअली जो नैंड गेट का आउटपुट आता है वो मतलब नॉर्मली आता क्या है, एक्स इंटू वाई का बार। ठीक है, ये है हमारा नैंड गेट।
बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया, ये वाला ऑप्शन आप नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही बात नहीं है कि एक्स का बार इंटू वाई का बार इक्वल टू एक्स इंटू वाई का बार, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ये भी अलग है और ये अलग अलग है, दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या, इसका इक्वल एक्चुअली आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए इस वाले को ऑप्शन को हम चेक करते हैं, इस वाले ऑप्शन को, ठीक है। पहले ऑप्शन नंबर ए को, यहाँ पे क्या है आपका कि देखिए अगर x प्लस वाई का बार है, पहला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। x प्लस वाई का बार है तो इसको लिख सकते हैं हम x बार इंटू वाई बार, डिमॉर्गन थ्योरम से अभी पीछे बताया आपको। दूसरा ऑप्शन है आपका कि x बार प्लस वाई का बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई का होल बार, या यही वाला अगर हमारे पास रहेगा x इंटू वाई का होल बार तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बार प्लस वाई बार, ठीक है ना। ये भी एक डिमॉर्गन्स लॉ है, दोनों पीछे मैंने आपको बताया जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन सही क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ 3 इनपुट नैंड गेट इज टू बी यूज्ड एज एन इन्वर्टर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट विल अचीव बेटर रिजल्ट। देखिए अगर हमारे पास एक 3 इनपुट नैंड गेट है, ठीक है, ये है हमारे पास नैंड गेट। सॉल्व करने के लिए आपको हर बार यहाँ पे इन्वर्टर आगे बना रहा हूँ, जबकि इन्वर्टर यहाँ पे बबल के रूप में होता है, ठीक है। एक 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 इनपुट, दूसरा इनपुट और तीसरा इनपुट। तो इन दोनों इनपुट को हम पहले क्या करेंगे, देखिए दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो प्लस वीसीसी से जोड़ दें या ग्राउंड से जोड़ दें, ठीक है। इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। 3 इनपुट नैंड गेट इज टू बी यूज्ड एज एन इन्वर्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट विल अचीव बेटर रिजल्ट, ठीक है। अच्छा रिजल्ट किससे आएगा इसमें कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है इसका, द टू इनपुट नॉट यूज आर केप्ट ओपन, ठीक है, हम ऐसे ओपन रख देते हैं अभी, मतलब हम इस वाले इनपुट को क्या करें कि ऐसे ओपन रख दिए, ना ग्राउंड से कनेक्ट किए हैं और ना ही प्लस वीसीसी से कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको इनपुट के ओपन की तरह रख देते हैं तो क्या होगा, ये जो नैंड गेट होगा या तो ये टीटीएल से बना होगा या सीमॉस से बना होगा, ठीक है। तो टीटीएल का जो वोल्टेज लेवल होता है और सीमॉस का जो वोल्टेज लेवल होता है, ये इनपुट इसका, ये जो दो पिन होंगी ये एज ए एंटीना काम करेंगी। तो या तो कभी ये लो लेवल ले सकती हैं और कभी हाई लेवल ले सकती हैं और कभी लो लेवल ले सकती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर इस पे लो पल्स आ गया या एंटीना की तरह काम कर रहा है, कहीं से वोल्टेज आ गया या वोल्टेज नहीं डेवलप हुआ, लो लेवल की तरह काम किया, तब भी इसका असर आएगा। तो इसीलिए हमें ओपन तो इसे कभी छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, द टू इनपुट नॉट यूज आर कनेक्टेड टू ग्राउंड, ठीक है। हम एक सेकंड के लिए क्या कर रहे हैं, इसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं ग्राउंड से, ठीक है। अभी क्या होगा, देखिए अगर हमने इसको जीरो कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर इन तीनों में से, तीनों इनपुट में से कोई भी जीरो हुआ तो इसका आउटपुट जीरो आ जाएगा, कन्फर्म है। एक भी इनपुट अगर जीरो हुआ तो आउटपुट जीरो आएगा, ठीक है। और अगर एक बार इसका इनपुट ये यहाँ पे जीरो हो गया तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, वन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने ग्राउंड पे फिक्स कर दिया तो हमेशा आउटपुट वन ही रहेगा। इस वाले गेट का जो फाइनल हम इन्वर्टर की तरह यूज करना चाहते हैं, ए वाले पॉइंट को, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, हमारा आउटपुट हमेशा वन ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मतलब ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द टू इनपुट नॉट यूज आर कनेक्टेड टू लेवल वन। लेवल वन मतलब यहाँ पे बोल दिया कनेक्टेड टू ग्राउंड, यहाँ पे लॉजिक लेवल वन। लेवल वन मतलब आपको प्लस वीसीसी या आप इसको क्या करें, प्लस 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दें, यही है प्लस वीसीसी। अब क्या होगा, ये दोनों इनपुट आपके वन वन हाई पे हो गए। अब देखिए क्या बोला मैंने आपको, अगर ये इनपुट जीरो होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर ये इनपुट वन होगा तब भी यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे बात कर हो रही है अभी पॉइंट एक्स पे, मान लीजिए ये वाला आपका पॉइंट वाई है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे वन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा एक्स पॉइंट पे और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। और जब जीरो अप्लाई करेंगे तो एक्स पॉइंट पे आपका क्या आएगा, जीरो, और वाई पॉइंट पे वन। मतलब आपको क्या करना है कि जो दो बचे हुए इनपुट हैं किसके, नैंड गेट के, उसको आपको प्लस वीसीसी से कनेक्ट कर देना है। इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द आउटपुट ऑफ एन एक्सऑर गेट ए एंड बी एज इनपुट विल बी, ठीक है। ठीक है, इसको हम बाई ऑप्शन करके लगाएंगे। देखिए मैं इसको टिक करके रखा हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन की तरह ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो हमारा थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है द आउटपुट ऑफ एन एक्सऑर गेट विथ ए एंड बी एज इनपुट बी। अगर हमारे पास एक्सऑर गेट है, ठीक है, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, देखिए हमारा एक्सऑर गेट का आउटपुट जो होता है वो होता है क्या, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। ये किस में होता है, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का सम है। ये है आपके प्रोडक्ट, दोनों मल्टीप्लाई है, इसको प्रोडक्ट कहते हैं, और दोनों का सम है। यहाँ पे ये दिखा रहा है सम,
ये है सम ऑफ प्रोडक्ट। बाकी जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है वो दिया है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सम का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इसको कैसे हम करते हैं। देखिए ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए हम ऑप्शन से इसको करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अगर अपने से करने लगेंगे तो टाइम लगेगा। पेपर में हम जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसे ऑप्शन के थ्रू करना होता है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है आपका। पहला ऑप्शन चेक करते हैं हमारा, ए बी प्लस ए बार इंटू बी। पूरा ए बार ए इंटू बी का बार दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, ए इंटू बी कर लें। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिमॉर्गन थ्योरम लगा देते हैं अगर। तो देखिए ए बार प्लस बी बार। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए इंटू ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार, है ना। तो जहां भी बी इंटू उसका बार आ जाएगा वो जीरो हो जाएगा। किसी का भी जैसे जीरो है और जीरो का बार करेंगे तो क्या आएगा, जीरो इंटू वन। तो जीरो इंटू वन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। तो मतलब ये भी जीरो और ये भी जीरो, ये आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, सम ऑफ प्रोडक्ट में ये आना चाहिए। और प्रोडक्ट ऑफ सम में दूसरा आएगा, मैं बताऊंगा अभी क्या आएगा। देखिए अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, ए प्लस बी। जो प्रोडक्ट ये होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम होगा, उसको सॉल्व करने के बाद सम ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा और सम ऑफ प्रोडक्ट को सॉल्व करके प्रोडक्ट ऑफ सम आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या है, ए प्लस बी का होल बार, है ना। तो ए प्लस बी ये हो गया आपका। दूसरा वाला क्या है, ए बार इंटू बी बार। ठीक है, तो ये भी आपका आ जाएगा ए इंटू, आपका क्या आएगा यहाँ पे, ये पहले वाले में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो क्या होगा, ए इंटू ए बार इंटू बी बार प्लस सेम ये भी, ये वाला पॉइंट भी जीरो आएगा, ये वाला पॉइंट भी जीरो आएगा। चलिए अब तीसरा वाला टेस्ट करते हैं, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला हमारा क्या है, ए प्लस बी, यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू बी का बार, है ना। तो देखिए ये क्या होगा आपका, ए प्लस बी, इस वाले को हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, ए इंटू ए बार प्लस इस ए को हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस बी इंटू ए बार। ठीक है, प्लस इस वाले बी को आप पूरे ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी बार प्लस बी इंटू बी बार। ठीक है, तो देखिए उसका उसी के साथ बार अगर होगा तो जीरो होगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये और ये दो बचेंगे, ये और ये वाला। तो इसका हो क्या जाएगा, बी इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी बार। अभी यहाँ पे देखिए आपको बताते बताते मुझे टाइम लगा, लेकिन आप पेपर में अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इन एक्सक्लूसिव आर गेट। ठीक है, विच आउटपुट इज जीरो, द इनपुट आर। यहाँ पे क्या कह रहा है, इन एक्सक्लूसिव आर गेट व्हेन आउटपुट इज जीरो द इनपुट आर। देखिए हमारे पास एक एक्सक्लूसिव आर गेट है। एक्सक्लूसिव आर गेट ऐसे होता है, ए है, ये बी है, यहाँ पे आपका वाई है। वाई क्या होगा, ए एक्स आर बी, ये एक्स आर का सिंबल है। ठीक है, और एक्स एन आर का सिंबल क्या होता है, ये। ठीक है, यानी किसी को अगर ए एक्स एन आर बी करना है तो ये सिंबल है, और ए एक्स आर बी करना है तो ये सिंबल है, यानी प्लस के ऊपर सर्किल। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए तो हमारे पास ए इंटू बी दो है और यहाँ पे हमारा वाई है। इसका क्या होता है, जीरो 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 वन, फोर इनपुट अगर हम ले लेते हैं तो इसका फोर कॉम्बिनेशन, है ना। एक सेकेंड को सीधा कर लेते हैं। देखिए ए बी और ये आपका आ गया वाई आउटपुट। तो ये क्या होगा, जीरो 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 वन, ये वन जीरो और वन वन। ठीक है, ये आपका क्या आएगा यहाँ पे, देखिए एक्सआर गेट में क्या होता है, जब दोनों सेम होते हैं तो उस समय जीरो आता है, जब दोनों एंटी होते हैं तब वन आता है। इसीलिए इस यहाँ पे भी जीरो आएगा, दोनों सेम है ना। देखिए इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एक्सआर गेट को क्या कहते हैं, या तो इसे एंटी इंसिडेंस गेट कहते हैं, एंटी इंसिडेंस गेट, या इन इक्वालिटी, दो नाम इसके हैं, ये भी पेपर में आते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो एक्सऑर गेट के लिए सही क्या है, एंटी इंसिडेंस गेट और इनइक्वालिटी डिटेक्टर। इनइक्वालिटी मतलब दोनों में इक्वालिटी नहीं है तब ये डिटेक्ट करता है, इनइक्वालिटी डिटेक्टर। ठीक है, जो कि इसमें सही ऑप्शन क्या है, देखिए इसमें हम क्या बना सकते हैं। देखिए एक एक अगर जीरो है तो दूसरा वाला वन है, इसका मतलब है यहाँ पे आउटपुट में हमारा जीरो कब आएगा, देखिए
व्हेन आउटपुट इज जीरो द इनपुट आर, ये ऑप्शन नंबर सी। हम अगर 1 1 होगा या 0 0 होगा तभी हमारा आउटपुट जीरो आएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है द ट्रूथ टेबल शोन इन वन ऑफ द 4 यूनिट्स। ठीक है, ट्रूथ टेबल किसका है? ये हमारा, देखिए क्या कह रहा है, अगर 1 0 है और 0 1 है और 1 1 है, अगर एक ऑप्शन और बच रहा है आपका 0 0, तो इस पे भी क्या आएगा? जीरो, तब ये आपका हो जाएगा एक्सक्लूसिव आर गेट। इसकी वजह से हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्यों? अगर नैंड गेट होता, एक भी इनपुट अगर जीरो होता तो आउटपुट आपका क्या आ जाता? 1। किसके लिए? नैंड गेट के लिए। ठीक है, नॉर गेट है। नॉर गेट में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट आपका 1 है तो आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए ये वाला आउटपुट आपका, ये इनपुट 1 है, ये इनपुट यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 आया, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आया, तो इसीलिए नॉर नहीं है। ठीक है, और के लिए क्या है कि अगर दोनों आपका 1 होगा तब भी आउटपुट आपका क्या आएगा? 1 आएगा। यानी एक भी इनपुट आपका और में भी अगर 1 हुआ तब भी आपका 1 आ जाएगा। सिर्फ एक्सक्लूसिव गेट ही ऐसा है जिसमें कि एंटी इंसिडेंस, मतलब कि अगर आपका एक 1 है एक 0 है तभी 1 आएगा, अदरवाइज 0 0 और 1 1 दोनों कंडीशन में आपके आउटपुट में 0 आएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है व्हाट आर द वैल्यू रिस्पेक्टिवली ऑफ R1 एंड R2 इन दी एक्सप्रेशन। देखिए हमारे पास क्या है, 2 3 5 बेस R1 इक्वल टू 5 6 5 बेस 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं ना तो आपको वहाँ पे ट्रिक से सॉल्व करना होगा। देखिए हम क्या करेंगे ना कि इसको भी डेसिमल में, ये तो डेसिमल में है ही है, इसको भी डेसिमल में हम चेंज कर लेंगे। जो डेसिमल की वैल्यू यहाँ आएगी वही डेसिमल की वैल्यू यहाँ आएगी, तब हमारा R1 की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑप्शन दे रखा हुआ है, तो हम ऑप्शन रख के चेक करेंगे अगर, तो हमें जल्दी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और हमें चाहिए पेपर में सिर्फ आंसर। कॉन्सेप्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन हमें पेपर में क्या चाहिए? पेपर में चाहिए आंसर। सिलेक्शन के लिए जरूरी होता है आंसर। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन है 8 आपका, है ना? तो देखिए इसको हम क्या, 565 अगर आपका बेस 10 पे है तो इसको भी हम बेस 10 बनाते हैं। बेस 10 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये है 0, ये है 1, ये है 2, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस ये वाला आपका क्या होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस, नहीं नहीं 10 क्यों, यहाँ पे देखिए आपका, अगर हम बेस 8 लेते हैं पहले तब क्या होता है, यानी हम इसको लिखें क्या, 2 3 5 टू द बेस 8। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये देखिए 0, ये 1, ये 2 है ना, ऐसे स्टार्ट होती है काउंटिंग, 0 1 2 3 4 5 ऐसे। तो 2 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर 0। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 8 करेंगे तो ये क्या होगा 64 प्लस 3 इंटू 8 करेंगे तो 24 प्लस 5 इंटू किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो 64 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 128 प्लस 24 प्लस 5। ये कभी भी आपका 565 नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन आपका नहीं सही है। जब तक हमारी R1 की वैल्यू सही नहीं आएगी तब तक हम R2 की वैल्यू, क्यों, जिसकी R1 की वैल्यू सही होगी हम उसी की R2 की वैल्यू मान लेंगे। क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू ही दोनों की अलग अलग, मतलब जितने भी ऑप्शन दिए हैं सबकी अलग अलग वैल्यू दी हुई है। अगर दो में अगर वैल्यू सेम दे देता तब हम जाके दूसरा ऑप्शन भी चेक करते। ठीक है, चलिए ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, 2 3 5 बेस 16। इसके लिए क्या होगा, 0 1 2, 2 इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 टू द पावर 0। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, 2 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा आपका 256। आपका आएगा 256 प्लस 16 दूनी 32, 16 तिरिक 48 प्लस ये कितना आएगा 5 इंटू 16 टू द पावर 0। आप याद रखिए e टू द पावर 0 हो, x टू द पावर 0 हो, y टू द पावर 0 हो, किसी भी चीज एनीथिंग उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। ये हमेशा ध्यान रखिए, नहीं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि 5 इंटू 16 किया तो ये कैसे हो गया आपको 5 यहाँ पे। ठीक है, 256 करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 12 आ जाएगा,
5 दूनी 10, 11, तो एक हाथ लगे एक, प्लस 2 दूनी 4, 1 5, तो 512 ये प्लस 48 ये प्लस 5 ये, यही आपका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये 565 बेस 10 आ जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सही क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसको देखिए दो वैल्यू आपको निकालनी है, R1 और R2। इसमें क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है, देखिए जो प्रैक्टिस किया हुआ है वो तो पक्का कर ही लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो प्रैक्टिस नहीं किया हुआ उसे लगेगा कि दो है, दो इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसको छोड़ो, जबकि आपको चेक एक ही करना हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इफ 9 to 9 9 to 9 9 नहीं, यहाँ पे 2 है, 292 बेस 10 इक्वल टू 1204 बेस बी है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, सेम जैसे पीछे सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे जो पहला होता है एलएसबी, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 0, उसके बाद 1 2 3। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका, 2। थोड़ा सा दूर से चलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बहुत लो वैल्यू है, इससे आएगा नहीं 292। इसीलिए आपको जो अंदाजे से लगे या आपको लगे कि इसकी वैल्यू पास हो सकती है कैलकुलेशन के हिसाब से, जिसकी मैथ तेज होगी वो उसका भी फायदा है। अगर सारे सब्जेक्ट तेज हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई एक सब्जेक्ट वीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है थोड़ा थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम 4 को चेक करते हैं एक बार क्या होगा, देखिए 4 इंटू नहीं, 4 इंटू नहीं, 1 इंटू 4 टू दावर 3। देखिए इसको हमने लिखा क्या है, 1204 की पावर 4, यहाँ पे बेस 4। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस सीरीज की आप सबसे पहले वीडियो देखिए, सबसे पहले वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताया हुआ हूँ कि कैसे हो रहा है। ठीक है, 1 इंटू 4 टू दावर 3 प्लस 2 इंटू 4 टू दावर 2 प्लस 0 इंटू 4 टू दावर 1 प्लस 4, ये आपका 4 इंटू 4 टू दावर 0। देखिए इसको क्या करेंगे सॉल्व करके, 1 इंटू 4 की पावर अगर 0, ये 1 इंटू करेंगे कुछ भी तो ये कुछ नहीं आएगा। 4 चौके 16, चौके 64, यहाँ पे 64 आया, प्लस 2 इंटू 4 चौके 16 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, इसको छोड़ दो, प्लस 4 इंटू ये 1 4, ये नहीं आएगा आपका 292 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको 4 से बड़ी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। चलिए हम 6 चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन है आपका, 1 इंटू 6 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 0 इंटू नहीं, यहाँ पे 2 भी है, 2 इंटू 6 टू दावर 1 प्लस 4 इंटू 6 टू दावर 0। तो ये क्या आएगा आपका, 1 हटा देते हैं, छाछन 6 का पढ़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे कितना, 6 से इंटू 6 से इंटू 6, तो ये आएगा आपका 216। 36 इंटू 6 करेंगे तो ये आपका आएगा 216। ठीक है, ये मुझे याद है इसलिए मैं आपको बता दिया। ये होगा आपका 216 प्लस 2 इंटू 6 अच्छा 36 इंटू 2 72 प्लस ये वाला 0 होगा आपका, ये वाला क्या होगा 4, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 292 बेस 10। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख लें, ये पक्का आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, when one input of an XOR gate is connected to a logic 1 it function as inverter। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, नॉट गेट की तरह काम करने लगेगा। देखिए आपको दिखा देता हूँ क्या है, XOR गेट है ना, ये आपका XOR गेट हमने बना दिया, इसके एक इनपुट को हमने 1 से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्या है आउटपुट आपका आएगा, जो भी आएगा वो A बार आएगा, यानी इनपुट A है अगर तो। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे आप इसका ट्रुथ टेबल देखना बहुत जरूरी है, A इंटू बी, ये है आपका Y आउटपुट, तो ये क्या है 0 0, ये है 0 1, ये है 1 0 और ये है 1 1। ठीक है, देखिए 0 0 पे क्या आता है 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, ये है फिर से 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि इसका 1 फिक्स कर दिया। अभी देखिए ए को अगर हम 0 दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 0 और 1 का XOR क्या होगा, 0 और 1 का XOR क्या होगा 1, हमने दिया क्या 0 और आया क्या
1, ठीक है। अभी दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे 1 देंगे। अब 1 1 और 1 का XOR क्या होगा, यहाँ से देखेंगे 1 और 1 का XOR क्या होगा 0, यानी ये फिर से हमारा क्या आ गया 0, ठीक है। हमने दिया 1 और आ गया 0, तो एज अ नॉट गेट या इन्वर्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, और इवन नंबर ऑफ वंस एट द इनपुट द आउटपुट ऑफ एक्स नॉर गेट इज हाई, ठीक है। अगर इवन नंबर ऑफ एक्स नॉर गेट है, देखिए ए इंटू बी और आउटपुट है हमारा वाई, तो ये है 0 0, ये 0 1, ये 1 0 और ये लास्ट हमारा 1 1, ठीक है। देखिए एक्स और गेट में मैंने आपको बताया कि ये 0 0 पे क्या होता है एक्स और गेट का, यहाँ पे हम एक्स नॉर गेट है, ये देखिए आप यहाँ पे एक्स नॉर गेट है, तो ये 0 0 पे क्या आएगा 1, ये 0, ये 0, ये 1, मतलब जब आपका इक्वल होगा उस समय आपका हाई आउटपुट आएगा, अगर इक्वल नहीं है तो लो आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इक्वालिटी डिटेक्टर। इक्वालिटी डिटेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आता है, सीधा नेम ही पूछता है कि कौन सा इक्वालिटी डिटेक्टर है। इसमें एक्सऑर गेट, एक्स नॉर, नैंड और नॉर, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, इक्वालिटी डिटेक्टर है आपका नॉर। और एक चीज इसे कहते हैं को इंसिडेंट गेट, ठीक है, को इंसिडेंस, को इंसिडेंस गेट। को इंसिडेंस मतलब क्या है, कि हम आपसे एक बार मिले कहीं और फिर से आपसे एक बार मिल गए दोबारा कहीं, तो हमारा कोइंसिडेंस ही हुआ ना। तो कोइंसिडेंस मतलब क्या है, कि दोनों सेम होंगे, कोइंसिडेंस होगा तभी जाके आपका आउटपुट हाई आएगा, ठीक है। यहाँ कहे क्या रहा है, फॉर इवन नंबर ऑफ वंस एट द इनपुट, अगर इवन नंबर 1 है, ऑड होगा मतलब एक 0 होगा एक 1 होगा, नहीं, अगर दोनों 1 1 है या 1 1 1 1 1 4 बार है, मतलब हमेशा इवन में होना चाहिए, तब आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा हाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। At a PN junction, the potential barrier is due to the charges on either side of the junction. These charges are, ये चार्ज किसके कारण होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर, बोथ ए एंड बी, या फिक्स डोनर एंड एक्सेप्टर आयन, तो ये होते हैं फिक्स डोनर एंड एक्सेप्टर आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, रिपल फैक्टर इज रिपल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ वैल्यू टू वैल्यू। तो रिपल फैक्टर हमारा क्या होता है, हमारा रिपल फैक्टर जो होता है, रिपल का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारा एसी है, एसी हमारा ये एसएमपीएस है, ठीक है। एसएमपीएस एक पावर सप्लाई है हमारी, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसमें हमने इनपुट में क्या दिया एसी और आउटपुट में क्या मिलेगा हमें डीसी, लेकिन इस डीसी के साथ क्या होगा, इस इनपुट एसी का भी कुछ फ्रीक्वेंसी आएगा जिसे हम कहते हैं रिपल, ठीक है, रिपल। तो इसीलिए क्या होता है, रिपल फैक्टर हम निकालते हैं कि एक्चुअली आउटपुट में जो डीसी है उसके साथ कितना इनपुट का एसी या रिपल आ रहा है। तो इसकी जो रिपल फैक्टर होता है वो होता है VRMS अपॉन डीसी, ठीक है। इसी तरह जैसे ये रिपल फैक्टर है उसी तरह होता है एक फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर में क्या होता है, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है, वो करंट हो या वोल्टेज हो। एक और होता है पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर क्या होता है, पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इन तीनों में से पूछा जाता है, नॉर्मली पूछते हैं वो लोग, चाहे डीआरडीओ का एग्जाम हो, इसरो का एग्जाम या किसी का भी हो। ये फेमस क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तुरंत आते हैं। अगर याद है तो आपको आंसर ठीक है, और नहीं याद है तो सीधा आपको फिर लगने लगता है कि आरएमएस होगा ऊपर, कि एवरेज होगा, कि डीसी वैल्यू होगी, क्या होगा, फिर गलत हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, RMS अपॉन डीसी, तो इसका ऑप्शन सही है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हायर वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, अगर रिपल फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है तो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है आरएमएस वैल्यू इक्वल टू पीक वैल्यू नहीं, आइडियल रेक्टिफिकेशन नहीं। आइडियल रेक्टिफिकेशन क्या होगा कि इनपुट में हम एसी दें और आउटपुट में हमें क्या मिले डीसी, उसमें जरा भी रिपल ना आए, ये है आइडियल रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, पुअर रेक्टिफिकेशन, मतलब बहुत ज्यादा इनपुट एसी का चेंजेस है या इनपुट एसी आउटपुट में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, तो मतलब पुअर रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉरवर्ड रीजन ऑफ ए सेमीकंडक्टर डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज वेयर डायोड अपीयर एज एन ऑन स्विच ऑन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही है 15 का बी। देखिए क्या होता है, जैसे ये हमारे पास डायोड है, तो डायोड क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में हम यूज करते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि एक रजिस्टर और एक
ये कनेक्ट कर दिए, ठीक है। इस समय क्या होगा कि हमारा डायोड कंडक्ट करेगा, और कंडक्ट करेगा तो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, मतलब कि स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। यही ये कह रहा है, इसका ऑप्शन सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। द पीक इनवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस डायोड व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ऑन अ हीट सिंक, ऑन। नहीं, तो ये रिवर्स बायस में, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये हमारे पास एक सर्किट है, ये हमारे पास, ये अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये फुल वेव रेक्टिफायर है हमारे पास। तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। देखिए एक बार ये वाला टर्मिनल प्लस होगा, ये माइनस होगा, फिर एक बार ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, नहीं ये वाला नहीं, देखिए ये यहाँ पे ऐसे हो गया, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो क्या होगा, एक बार ये फॉरवर्ड बायस में आएगा, एक बार ये फॉरवर्ड बायस में आएगा। जब ये वाला फॉरवर्ड बायस में होगा D1 डायोड 1, उस समय ये D2 जो है वो रिवर्स बायस में होगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा Vm, लेकिन कितना, माइनस Vm, मतलब रिवर्स बायस में। ये वाला टर्मिनल क्या है आपका, कैथोड है, ये वाला टर्मिनल क्या है आपका, एनोड है। तो इसका नॉर्मली वोल्टेज जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, एनोड का प्लस होना चाहिए और कैथोड का माइनस, लेकिन ये ना होके ये हो जाता है रिवर्स बायस में। मतलब कि ये वाला पोर्शन, एनोड वाला पोर्शन जो है आपका निगेटिव होगा, ये वाला प्लस होगा। ये कब, जब दो साइकिल चलती है ना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव साइकिल में क्या होता है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में आता है, और निगेटिव साइकिल में क्या होता है कि डायोड रिवर्स बायस में आता है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज, मतलब इसके अक्रॉस जो यहाँ पे Vm होगा, ये वोल्टेज, यानी एक, मतलब कि निगेटिव हाफ साइकिल में जो ये Vm आएगा, ये वाला Vm यहाँ से यहाँ तक का, इसी में क्या होता है कि ये डायोड रिवर्स बायस में आता है। तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है कि रिवर्स बायस में आता है, ठीक है। जिस डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, वो डायोड उतना अच्छा माना जाता है, अगर हम कंपेरेटिवली लेते हैं तो, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, सिलिकॉन डायोड आर यूज्ड इन रेक्टिफायर सर्किट मोर ऑबिडेंटली चीफली बिकॉज। हम सिलिकॉन डायोड क्यों यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन में, तो उसी के लिए ये मतलब पूछा है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, दे कैन स्टैंड हायर टेम्परेचर देन जर्मेनियम, सही है। सिलिकॉन क्या होता है, हमारा ज्यादा टेम्परेचर सह सकता है कंपेयर टू टी जर्मेनियम के। और एक बात, सिलिकॉन में हमारी जो लीकेज करंट होती है वो कम होती है किसके, जर्मेनियम के कंपेयर में, ठीक है। ये आई नॉट लीकेज करंट कह रहे हैं, लीकेज करंट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दे दे कॉस्ट मच लेस देन जर्मेनियम डायोड्स, ठीक है। इसकी कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि ये आसानी से सरफेस पे अवेलेबल है, अर्थ के सरफेस पे। देयर रिवर्स करंट इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ जर्मेनियम डायोड्स, देयर रिवर्स करंट इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ ए जर्मेनियम डायोड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही है ये वाला। अभी एक और देख लेते हैं, देयर टर्न ऑफ वोल्टेज इज नियरली हाफ ऑफ द जर्मेनियम वोल्टेज, नहीं, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अ जिनर डायोड इज इनवेरिएबली यूज्ड विथ, कहाँ पे यूज करते हैं, रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में, जीरो बायस में, एनी ऑफ द अबव। तो इसको हम यूज करते हैं रिवर्स बायस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एन एस सी आर हैज हाफ साइकिल सर्ज करेंट रेटिंग 300 एम्प्स। जो आपका हाफ साइकिल सर्ज करंट रेटिंग दिया है वो 3000 एम्प्स दिया है फॉर 50 हर्ट्ज। एसी है तो 50 हर्ट्ज यूज करते हैं, इंडिया में एसी 50 हर्ट्ज है, और विदेशों में अगर देखेंगे तो वो नॉर्मली 60 हर्ट्ज यूज करते हैं। 50 और 60 हर्ट्ज का यूज करने का मतलब ये होता है, 50 हर्ट्ज पे क्या है कि डिवाइस थोड़ा सा बड़े होते हैं कंपेरेटिवली 60 हर्ट्ज, और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे डिवाइस छोटा होता जाता है। इसीलिए देखिए आप जो माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर देखेंगे, आप माइक्रोवेव एंटीना देखेंगे, उसके एंटीना बहुत छोटे होते हैं, जबकि छोटी रेडियो फ्रिक्वेंसी या ऑडियो वेव, रेडियो वेव अगर भेजनी होती है तो हमें इसके उसके लिए बड़े बड़े एंटीना चाहिए होते हैं। पहले बहुत बड़े एंटीना चाहिए होते थे, अब मोबाइल में क्या है कि एकदम छोटा सा एंटीना लगा दिए, वो हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी डिवाइस हमारा उतना छोटा होगा, ठीक है। तो ये मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में बता रहा था आपको। बाकी यहाँ पे कह रहा है आपको सर्ज करंट रेटिंग इज 3000 एम्स है, सप्लाई वन साइकिल सर्ज करंट रेटिंग विल बी। तो देखिए एक साइकिल का जो पूरी सर्ज रेटिंग होगी वो क्या होगी, वो आई अपॉन √2 होगी। तो आई कितना है आपका 3000 अपॉन √2 करेंगे तो ये आता है 0.707 इंटू 3000, ठीक है। क्योंकि 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, यही होती है जो अभी आपको बताया 0.707, ठीक है। ये याद रखिए, बहुत काम आता है, जल्दी से आपको
देखिए डिवाइड करने के कंपेयर में आपको मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इसीलिए मैं आपको बताया हूँ कि आप 1/√2 की वैल्यू याद रखिए, 1/√3 की वैल्यू याद रखिए, जिससे कि आपको मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 707 इंटू 3, ये आएगा आपको करीब 21.32। अगर हम दशमलव के और आगे यहाँ पे वैल्यू लेंगे तो ये 0.32 भी आ जाएगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, द डीवी बाई डी टी इफेक्ट इन SCR, dV by dt effect in SCR can result in low capacitive charging current, false triggering, increased junction capacitance, high rate of rise of anode voltage। नहीं, इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, फास्ट ट्रिगरिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इन एन LC सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू अ DC सप्लाई ऑफ E वोल्ट। ठीक है, एक हमारे पास L और C सीरीज सर्किट है जो कि कनेक्टेड है DC वोल्टेज से। ठीक है, E वोल्ट, इसका वोल्टेज कितना है, E। ठीक है, वायर थायरिस्टर व्हेन इट टर्न ऑफ। ठीक है, एक थायरिस्टर के से कम मतलब कनेक्टेड है जी, ये गेट इसका है। वायर टर्न ऑफ द वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द थायरिस्टर इज। ठीक है, कहना चाह रहा है कि अगर हम यहाँ से ये पावर सप्लाई हटा दें, उसके बाद भी ये कनेक्ट रहे यहाँ से, तो क्या होगा। तो देखिए डीसी के लिए क्या होता है कि डीसी के लिए हमारा जो इंडक्टर होता है एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है। इस समय क्या होगा कि ये इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट काम करेगा, और उस समय जो ये कैपेसिटर होगा इसके अक्रॉस वोल्टेज कौन सा आ जाएगा, ये ई वाला, ये पूरा ई वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा। चार्जिंग होते समय क्या होगा कि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस रहेगा। ठीक है, जब हम बैटरी हटा देंगे उस समय क्या होगा कि ये हमारा थायरिस्टर जो है, थायरिस्टर ये इस कंडीशन में कनेक्ट होगा, इस वाले पे माइनस, ई वाले इस वाले पे प्लस। तो उस समय जो हमारा वोल्टेज आएगा वो आएगा क्या, देखिए एक सेकेंड, देखिए ये प्लस ये माइनस, हाँ ठीक है, ई वाला आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा, निगेटिव में, जस्ट अपोजिट वोल्टेज आ रहा है ना यहाँ पे। देखिए बैटरी जिसके अकॉर्डिंग ये चल रहा था, बस यहाँ गड़बड़ हो गया, देखिए एक मिनट, ये गलत लग गया है ना, क्योंकि ये माइनस वाला इससे ना कनेक्ट होकर इस वाले से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये बैटरी की पोलैरिटी ऐसे ना होके ये ऐसे होगी। ठीक है, ये प्लस ये वाला माइनस से कनेक्ट होगा कैथोड वाले से। ठीक है, उस समय क्या होगा कि यहाँ पे हमारी जो, इसको भी रुकिए बताता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ये है हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया ये, और ये है चार्जिंग के टाइम पे जिस समय हमारा थायरिस्टर ये वाला ऑन हुआ था, उस समय क्या हुआ था, कैपेसिटर धीरे 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 करके, देखिए शॉर्ट सर्किट होता है स्टार्टिंग टाइप पे क्या, इंडक्टर, और ये कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट। बट ये जब चार्ज हो जाता है तब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगता है, कौन, कैपेसिटर। ठीक है, इस समय क्या है, देखिए हमने यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल बनाया था और ये वाला पॉजिटिव बनाया था। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया था क्या, थायरिस्टर। अब इस समय क्या होगा कि ये हमारा ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, इस समय हमारा जैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इसके अक्रॉस यही वाला ई वाला वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा, है ना। एक्चुअली पूरा ई नहीं आता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ही, तो ये ई से कम आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे कह रहा है तो ई ही आएगा। ठीक है, तो उस समय उसके बाद क्या करेंगे कि ये सर्किट को हम शॉर्ट सर्किट मान लें एक सेकंड के लिए। ठीक है, हम हटा दिए, बैटरी ऑफ कंडीशन में बोल रहा है वो। ठीक है, तो क्या होगा इस समय, क्या होगा ये वाला टर्मिनल प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटर क्या होगा, इस थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा कितना, ई ही। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा ना, तो इस समय ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो माइनस ई आएगा। इस कैपेसिटर के अक्रॉस प्लस ई आया, क्यों, क्योंकि सीधे पोलैरिटी में जुड़ा था। इस कैपेसिटर के से जो ये एज ए सोर्स काम करेगा कैपेसिटर इस समय ना, इस समय इस कैपेसिटर इस थायरिस्टर के लिए माइनस सी वोल्टेज का काम करेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के इंटरव्यू में पूछता है। फिलहाल तो ये एग्जाम में भी आया हुआ है देखिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो आपको फंसा के जब भी पूछते हैं तो वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में पूछते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, अ रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस द गेट एंड कैथोड, कैथोड यार। ठीक है, रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस द गेट एंड कैथोड ऑफ एन SCR। ओके, गेट और कैथोड के बीच में क्यों कनेक्ट होता है, जो रजिस्टर कनेक्ट होता है। ये देखिए ये हमारा एक SCR है, तो ये कह रहा है यहाँ पे और यहाँ पे कैथोड के बीच में एक सोर्स लगा देते हैं, और ये, ठीक है,
इसमें रजिस्टर क्यों कनेक्टेड होता है? इंक्रीज डीवी बाई डीटी रेटिंग, इंक्रीज होल्डिंग करंट ऑफ एससीआर नहीं, इंक्रीज नॉइस इम्यूनिटी ऑफ एससीआर ठीक है, इंक्रीज टर्न ऑफ टाइम ऑफ एससीआर नहीं, तो इंक्रीज नॉइस इम्यूनिटी ऑफ एससीआर। देखिए नॉइस इम्यूनिटी क्या होता है, जैसे अभी कोविड आया था तो हम लोग का नॉइस इम्यून, मतलब नॉइस इम्यून नहीं, हमारा जो जिसका इम्यून अच्छा था वो बच गया, मतलब जिसका नहीं था तो उसका थोड़ा वीक हुआ, तबीयत खराब हुई, ऐसा हुआ। तो नॉइस मतलब क्या, इम्यूनिटी आदमी की अच्छी होगी तो वो मतलब सर्वाइव करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह जो हमारा डिवाइस डिजाइन होता है उसकी नॉइस के प्रति इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो मतलब वो नॉइस इम्यून होना चाहिए। इस रजिस्टर को लगा देने से क्या होता है कि ये हमारा जो थायरिस्टर रहता है नॉइस इम्यून बन जाता है, फॉल्स ट्रिगरिंग की संभावना कम रहती है या नहीं रहती है। तो हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए, नॉइस इम्यून होना चाहिए। इसका ऑप्शन सही क्या है, ऑप्शन नंबर सी। एक चीज और बता दूं आपको मैं यहीं पे, सिग्नल टू नॉइस रेशियो एक चीज होती है, SNR जिसे कहते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। उसमें एक ऑप्शन आता है 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिग्नल अपॉन नॉइस है, तो सिग्नल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, नॉइस की वैल्यू कम होनी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा वहां पे कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो पूछा है या नॉइस टू सिग्नल रेशियो पूछा है। अगर सिग्नल टू नॉइस रेशियो पूछा है तो उसकी वैल्यू, सिग्नल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, नॉइस की वैल्यू कम होनी चाहिए। और नॉइस टू सिग्नल पूछा है तो नॉइस की वैल्यू तब भी कम होनी चाहिए और सिग्नल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, द शेयरिंग ऑफ द वोल्टेज बिटवीन थायरिस्टर ऑपरेटिंग इन सीरीज इन इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर, ठीक है, DI/DT कैपेबिलिटी, DV/DPT कैपेबिलिटी नहीं, जंक्शन टेम्परेचर नहीं, स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक एंड लीकेज करंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक एंड लीकेज करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, स्टैटिक वोल्टेज इक्वलाइजेशन इन सीरीज कनेक्टेड एससीआर इज ऑब्टेन बाय द यूज ऑफ, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पढ़ते हैं इसको, स्टैटिक वोल्टेज इक्वलाइजेशन इन सीरीज कनेक्टेड एससीआर इज ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ one register across the string, registers of different value across each SCR नहीं, registers of the same value across each register ठीक है, one register in series with the string नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही क्या है, सी, registers of the same value across each SCR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in a thyristor di/dt प्रोटेक्शन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ, di/dt प्रोटेक्शन हम कैसे बनाते हैं ये बताते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा मेथड यूज करके हम di/dt प्रोटेक्शन बनाते हैं, ठीक है, किसके लिए, थायरिस्टर के लिए। एन इंडक्टेंस L इन सीरीज विद द थायरिस्टर, देखिए ये कह रहा है, ठीक है, एन इंडक्टेंस L इन सीरीज विद द थायरिस्टर, ठीक है, रजिस्टर इन सीरीज विद द थायरिस्टर, RC इन सीरीज विद दी थायरिस्टर, RL इन सीरीज विद दी थायरिस्टर। तो देखिए ये है आपका R, ये है आपका L, ठीक है, इन सीरीज विद दी थायरिस्टर, और RC इन सीरीज विद दी थायरिस्टर। देखिए दो मेथड हम यूज करते हैं, एक मेथड ये यूज करते हैं, यहाँ पे ये रजिस्टर और ये यहाँ पे क्या लगाते हैं, कैपेसिटर, ठीक है। और एक मेथड ये होता है कि यहाँ पे ऐसे लगाते हैं सीरीज में इंडक्टर, ठीक है। ये कह रहा है इन थायरिस्टर di/dt प्रोटेक्शन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ एन इंडक्टेंस L इन सीरीज विद द थायरिस्टर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।